नमस्कार, आप देख रहे हैं सरहद आर पार। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। अलगाववादी मसरत आलम की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की सरकार इतनी हाय तौबा क्यों मचा रही है? क्या पाकिस्तान की सरकार इस बात से फिक्रमंद है कि मसरत की गिरफ्तारी से उसके पैसे डूब गए? क्योंकि आतंकवादियों और अलगाववादियों की फंडिंग तो पाकिस्तान ही करता है। क्या पाकिस्तान में आर्मी और आतंकवादियों का कॉकटेल आज भी चल रहा है, अब भी चल रहा है? आज इसी सवाल पर सरहद के आर पार होगी सीधी बहस, लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। खास खबरों के प्रस्तुत करता है MDH, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया और snapdeal.com, मिटाओ हर गैप विद स्नैपडील ऐप। दिल्ली में कमबैक रैली से पहले राहुल का रिहर्सल। अपने घर पर की किसानों से मुलाकात, जमीन बिल से लेकर मुआवजे पर फरियाद सुनने के बाद कहा, मैं लड़ूंगा आपकी लड़ाई। मोदी सरकार के खिलाफ अब कांग्रेस लड़ेगी ऑनलाइन जंग। भूमि अधिग्रहण बिल पर पार्टी ने लॉन्च की वेबसाइट। बिल पर गिनाए प्रधानमंत्री मोदी के बाद झूठ, गडकरी से बहस को भी तैयार। और जनता परिवार की तरह कांग्रेस भी करेगी अपने बिखरे कुनबे को जोड़ने की कोशिश। इंडिया न्यूज से बातचीत में दिग्विजय सिंह का ममता और शरद पवार को न्योता। बिहार चुनाव से पहले जनता परिवार से भी होगी बात। कश्मीर में आतंक भड़काने वाला मसरत आलम जब पाकिस्तानी झंडा फहरा रहा था, तब पाकिस्तान की सरकार गदगद थी। फिर जब मसरत को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान की सरकार चीख पुकार मचाने लगी कि ये तो बड़ा गलत हो गया। मसरत की गिरफ्तारी पूरी तरह भारत का अंदरूनी मसला है। फिर भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की। खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि मसरत ने पाकिस्तान परस्ती दिखाई क्योंकि उसे पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं। और पाकिस्तान की सरकार हाय तौबा मचा रही है क्योंकि मसरत की गिरफ्तारी से उसके पैसे डूब रहे हैं। पाकिस्तान को बेनकाब करने में जो कसर बची थी वो लश्कर के सरगना हाफिज सईद के ताजा तरीन इंटरव्यू ने पूरी कर दी। हाफिज सईद का साफ साफ कहना है कि भारत के खिलाफ जिहाद में पाकिस्तानी आर्मी और आतंकी साथ साथ हैं। आज सरहद आर पार में इंडिया न्यूज और दिल्ली न्यूज के बीच इसी सवाल पर बहस होगी कि आखिर आतंकवादियों की फंडिंग करके क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान। अलगाववादी मसरत आलम की गिरफ्तारी पर उसके चेलों से ज्यादा हाय तौबा पाकिस्तान मचा रहा है। मसरत भारत का मुल्जिम है, फिर पाकिस्तान की सरकार के लिए मसरत इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया कि उसकी गिरफ्तारी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता को बयान देना पड़ा। बयान भी ऐसा जो दो देशों के कूटनीतिक रिश्तों के खिलाफ है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा, It is regrettable that India chose to use excessive force against peaceful demonstrators who were expressing their, who were exercising their right to peaceful assembly. मसरत की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान क्यों तड़प रहा है, इसकी असली वजह तस्नीम असलम ने नहीं बताई। पाकिस्तान बस इसी बात का बतंगड़ बना रहा है कि मसरत ने पाकिस्तान के लिए नारे लगाए। मसरत को पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है, इसकी वजह भी जान लीजिए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादियों की पाकिस्तान परस्ती के पीछे सारा खेल पैसों का है। पाकिस्तान की सरकार ही कश्मीर के अलगाववादियों और आतंकवादियों की फंडिंग करती है। अमेरिकी थिंक टैंक इंटरनेशनल बिजनेस पब्लिकेशंस की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ कश्मीरी अलगाववादियों से लेकर लश्कर और जैश हिजबुल मुजाहिदीन तक के आतंकवादियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ही पालती पोसती है। ISI का ज्वाइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ विंग इनकी ट्रेनिंग और फंडिंग का इंतजाम करती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में अलगाववादियों की दुकान पाकिस्तान के पैसों से चल रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी हवाला और ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके घाटी में अलगाववादी नेताओं को पैसे मुहैया कराती है। इन पैसों का इस्तेमाल अलगाववादी नेता अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए करते हैं और ऐशो आराम के लिए पैसे मिलते रहे।
इसके लिए कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करके घाटी में दंगा फसाद कराते हैं। इस बात में दम है क्योंकि कश्मीर के तमाम अलगाववादी ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके खर्चों के लिए आमदनी का स्रोत क्या है, इस सवाल का जवाब आज तक किसी ने साफ साफ नहीं दिया। पाकिस्तान अब तक लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और जमात-उद-दावा के आतंकियों को नॉन स्टेट एक्टर्स बताकर अपना पल्ला झाड़ता रहा है। हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ, लेकिन पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में हाफिज सईद ने साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान में फौजी और आतंकी दोनों साथ साथ हैं। जनाब, जिहाद इस्लामी हुकूमत का फर्ज है, ठीक, और जब मुल्क में एक निज़ाम होता है, जिस तरह पाकिस्तान में एक बाकायदा निज़ाम है, एक फौज है, एक तरीक़ेकार है, और पाकिस्तान ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि कश्मीरियों का हक है कि वो उनको आज़ादी मिले। तो हम ये कहते हैं कि हमारी फौज कश्मीरियों के हक में जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करके आगे बढ़ेगी वो जिहाद है, और हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान के निज़ाम के साथ कश्मीरियों की मदद करते हैं। हम इस बात को जिहाद कहते हैं। मसर्रत आलम, तू बागी नहीं है, तेरे ऊपर बगावत का मुकदमा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आवाम पर हम मुकदमा समझते हैं। तो हाफिज सईद कहते हैं कि हाँ, भारत में आतंकियों की फंडिंग पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को बहुत बुरा लग जाता है, मिर्ची लग जाती है, तकलीफ हो जाती है कि क्यों आखिर आतंकी मसरत आलम को वापस गिरफ्तार किया गया। यही आज बड़ी बहस का मुद्दा है, मसला। और हमारे साथ पाकिस्तान से भी हमारे एंकर पीजे मीर जुड़ गए दिन न्यूज के, और उनके साथ में उनका पैनल है। मीर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। मेरे साथ मेरा पैनल है, मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, फिर हम इस बहस पे आते हैं। हमारे साथ RSN सिंह, फॉर्मर रॉ ऑफिसर जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जुड़े हुए हैं, रक्षा मामलों के जानकार स्टूडियो में। राहुल जलाली, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। और स्कंद रंजन तायाल, जो कि एक्स एम्बेसडर है, पूर्व राजनयिक हैं, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आतंकी मसरत आलम को भारत में, कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराने पर गिरफ्तार किया जाता है, अनरेस्ट फैलाने पर गिरफ्तार किया जाता है, तो आपका विदेश मंत्रालय क्यों इस कदर नाराज और नाखुश हो जाता है? आपके विदेश मंत्रालय को क्यों मिर्ची लगती है? वेलकम टू पाकिस्तान, शीतल। और सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरे राइट साइड पे हैं फॉर्मर ISI के हेड यहाँ ब्रिगेडियर असलम घुमन, ऑफ कोर्स अ पॉलिटिकल कमेंटेटर नाउ एंड अ डिफेंस एनालिस्ट, और उनके साथ हैं अमीरुल अजीम, ये है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जमात इस्लामी पंजाब। ये मेरा पैनल है, और जो आपका सवाल है आई थिंक सबसे पहले ओके आप मैं जवाब दूंगा। ब्रिगेडियर फारूक हमीद जवाब देते हैं। जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। मुशर्रफ आलम को अगर आपने अरेस्ट किया है तो उन्होंने जो उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लीडरशिप, अपनी आंखें भी आपकी बंद हैं, आपके कान भी बंद हैं। आप नहीं देख रहे द राइटिंग ऑन द वॉल। कश्मीरी ने जो आपके खिलाफ, ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये नहीं था, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल ये है कि हमारे इंटरनल मैटर पर अगर पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडा कोई फहराएगा, उस शख्स के साथ आप क्या करेंगे? उसे गद्दार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे कि नहीं, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी शहर में कोई इंडिया का झंडा फहराता है तो? देखिए, बात बड़ी क्लियर है। पहली बात है, मैं समझता हूँ कि ये उस लिहाज से आपका आइडियली इंटरनल मैटर नहीं बनता। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पाकिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, वहाँ पे चुनी हुई सरकार ही पहले मसर्रत आलम को रिहा करती है और फिर वापस उसे गिरफ्तार करना पड़ता है।
देखिए मुसरत आलम जो है वो डिस्प्यूट आप कह रहे हैं, डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह रहे हैं, वो कश्मीरी है, वो अपने हक इरादियत के लिए वो लड़ रहा है फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो आपको तो मैसेज मिलना चाहिए। आपको उससे क्यों प्रॉब्लम है, आपको इससे क्यों तकलीफ है कि भारत में कश्मीर में चुनी हुई सरकार एक आतंकवादी को भारत विरोधी एक्टिविटीज गतिविधियों के लिए अगर डिटेन करती है, अरेस्ट करती है, तो आपकी सरकार को, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री को क्या हक है कि वो स्टेटमेंट जारी करे कि कश्मीरी नेताओं के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है? क्या हक है आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री को ये स्टेटमेंट जारी करने का? पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत कमिटेड है कि हम हर हालत में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कश्मीरियों को मॉरल सपोर्ट देते रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसका मसला हल होना है। आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, आपकी एट्रोसिटीज खत्म नहीं हो रही है। इंडियन ऑक्यूपेशन आर्मी जो जुल्म कर रही है वहां पे पूरी मतलब सीधा मैं क्रक्स पे आती हूँ। RSN सिंह साहब की सीधा फंडिंग का मसला है कि फंडिंग की जा रही है और उस शख्स को फिर से वापस गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए इतनी तकलीफ हो रही है। देखो साहब, ऐसा है कि जब दिसंबर में आपके आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला हुआ और इतने 150 से ज्यादा बच्चे हलाक हुए, तो ऐसा लगा कि ये जो डुप्लिसिटी है ये टेरर पे, ये आपकी अब खत्म हो सकती है, शायद आप ज्यादा डीपली इंट्रोस्पेक्ट करें। लेकिन फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन सैडली आपने सारे ये होप्स बिलाई कर दिए हैं। दूसरा चीज ये है कि अभी आपके एक खालिद अहमद हैं, बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं आपके यहाँ, उन्होंने एक यहाँ के अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, जैसे उनका नाम लिखा है, कुछ याद है मुझे, अब्दुल अजीज, मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, पता नहीं है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया। ही एक्नॉलेज दैट दाऊद इब्राहिम इज इन पाकिस्तान। दाऊद इब्राहिम, महमूद कादरी जिसने सलमान तासर का जिसने वो कत्ल किया था, हफीज सईद, लखवी, ये ऐसे कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है। फॉर मेनी रीजंस ये लोग बिहोल्डन है उससे। तो ये साहब है डिस्कोर्स है पाकिस्तान का, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप मेरी बात विश्वास नहीं करते, आप इंटरनेट पे चले जाना, ये आर्टिकल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मेरे को बताना, मैं आपको हार्ड कॉपी में भेज दूंगा। अब रही बात मसरत आलम की, तो ये मसरत आलम जैसे लोग से हम बहुत अच्छी तरह झेल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मिनिस्क्यूल लोग हैं। अगर मैं हुकूमत में नहीं हूं, अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं इनको एलसी के हाईएस्ट पीक पे ले जाके, ये आपका जो ये गिलानी जो है और ये मसरत आलम है, इनके बैक साइड में ये किक मैं ऐसा मारता कि सब जाके सीधे इस्लामाबाद में गिरते जाके। तो डोंट से इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। हमको मालूम है कि कैसे ये मसरत आलम वगैरह से डील करना है, और हम करेंगे इसके डील। और जहां तक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का बात है, हमारी पार्लियामेंट ने इसमें बिल्कुल रेजोल्यूशन पास किया है कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। दैट सेटल्स, देयर इज नो डिबेट, देयर कैन एब्सोल्युटली बी नो डिबेट ऑन कश्मीर। देयर इज नो स्कोप ऑफ ए डिबेट आफ्टर ये जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। ये हमारा पोजीशन है। बाकी आपको डिबेट करना है, करे ना करे, नहीं करना है, मुझे उससे मुझे चिंता नहीं है। मीर साहब इस पे रिएक्शन चाहिए। जी देखिए, इसका रिएक्शन बड़ा सिंपल है। जब सिंह साहब कहते हैं देयर इज नो डिबेट ऑन अ डिबेट व्हिच हैज बीन देयर फॉर द लास्ट 60 years, हाउ कैन यू गो इनटू अ परपेचुअल स्टेट ऑफ डिनायल एंड से देयर इज नो डिबेट? आपका शिमला एग्रीमेंट के अंदर आप पढ़ें, उसके अंदर वी हैव टू कंटिन्यू डायलॉग। देखिए, नेशंस कैन नॉट लिव on the basis of warring with each other or killing with each other or interfering in each other's internal affairs. जो आज भी बड़ी स्पेकुलेशन हुई है मुझे बहुत खुशी है मीर साहब, आपने रॉ का काम है। मीर साहब मुझे बहुत खुशी है आपने इस बात का जिक्र किया कि नेशंस शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग इनटू ईच अदर्स अफेयर्स। लेकिन आपकी विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन हमारे इंटरनल मैटर के बारे में कॉमेंट करती हैं, तो फिर बताइए ये बात कहाँ तक जायज है?
دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ڈپلومیٹک ورڈنگ یہ ہر جگہ ہوتی ہے. ڈپلومیٹک ورڈنگ کوئی دودھ سے دھلے ہوئے کوئی نہیں ہے لوگ, یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, پوری دنیا کرتی ہے. آج یہ دیکھیں مڈل ایسٹرن کرائسس میں کیا ہو رہا ہے, یہی چیز ہو رہی ہے. So I think let's grow over on top of this. The question arises جو سنگھ صاحب نے بات کی ہے, I think we need to settle and debate. کوئی چیزیں آپ کو نہیں اگری ہوں گی, کوئی ہمیں نہیں اگری ہوں گی, لیکن یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے, forget it. We don't want to talk about it. آپ سے کیا کوئی ڈیبیٹ کرے. Why? Because it will encourage. دیکھیں ایک سیکنڈ, hold on a second, let me finish. It will encourage terrorists all over the world to take advantage of a very fragile situation. نہیں, مجھے یہ بتائیے میر صاحب, اس کا مطلب جو جہاد کی بات, حافظ سعید کا انٹرویو آپ نے بھی سنا ہوگا جو آپ کے یہاں کے نیوز 24 چینل 24 نے چلایا ہے, اس میں وہ یہ صاف صاف قبول رہا اور صاف صاف کہہ رہا ہے کہ آپ کی فوج, آپ کی ISI, آپ کی سرکار پوری طرح سے کشمیر میں آتنکواد کو بڑھاوا دے رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے. تو مطلب جہاد کریں گے آپ؟ شیتل جی, میں ایک اردو میں شعر ہے, یہ سن لیجئے آپ. وہ کہتے ہیں کہ سن لیجئے, اس پہ جواب لے لیتے, سن لیجئے. تیرا ہر کمال ہے ظاہری, چلیے آپ سنائیے. تیرا ہر کمال ہے ظاہری, تیرا ہر خیال ہے سرسری, ایوری تھنگ از سپرفیشل. تیرے سے دل کی بات کروں تو کیا, تیرے دل میں تو آگ ہی نہیں ہے. چلیے اب جواب لیتے ہیں اس پار سے. جی, ایوری تھنگ از سپرفیشل. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر کچھ چھپا ہے, بھائی آپ کلدیپ نیر کو پڑھتے ہیں, اس کے آرٹیکل بھی دیکھ لیجئے. وہ بتاتا ہے کہ ہندوستان میں RSS کیا کر رہی ہے, کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ نے حافظ سعید کی بات کی, جہاد کی بات کی, تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ کے اس وقت کے پرائم منسٹر اخبارات کے اندر نیٹ پہ تصویریں پڑھی ہیں, شستر پوجا. مجھے اس پہلی دفعہ پتہ لگا ہتھیاروں کی پوجا کرتے رہے ہیں, اور جا کے شستر پوجا جناب پلیز آپ راستہ مت بھٹکائیے. ہم کچھ بھی کریں, ہمارے دیش میں کوئی کچھ بھی کرے, ہمارا انٹرنل میٹر ہے, لیکن آپ ہمارے ملک کے خلاف جہاد کی بات کریں گے تو ہم تو آپ سے سوال پوچھیں گے نا. آپ کی طرف سے, ہم تو آپ سے سوال پوچھیں گے. تو بھائی میں اسی کا جواب دے رہا ہوں نا. جواب تو سن لیجئے. آپ جواب میں سوال کھڑا کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آپ جواب میں سوال کھڑے کر رہے ہیں. آپ کے ہاں بھی وہ ساری چیزیں ہیں جس کی طرف آپ ہمیں اشارہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, سن لیجئے نا, اب سن تو لینا, سن لے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مسرت عالم کے اوپر بحث شروع کر دی. بھئی ایک پرچم اس نے لہرایا, اسے پاکستان سے کچھ ملتی ہے یا نہیں ملتی. آپ کشمیریوں سے امتیازی سلوک کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ہندوستان کے اندر خالصتان کے پرچم لہرائے گئے, ابھی پچھلے دنوں لہرائے گئے, آپ نے کسی کو گرفتار نہیں کیا. آپ کے ہندوستان کے اندر پھانسی کی سزا پانے والے لوگ موجود ہیں, اور وہ خالصتان کے لوگ موجود ہیں, ان کو تو آپ نے پھانسی نہیں دی, افضل گرو کو آپ نے پھانسی دے دی. آپ ایک طرف کا معاملہ کرتے ہیں, کشمیریوں کا معاملہ آتا ہے تو آپ دوسری طرف کے معاملات کرتے ہیں. یہ جو دوئی ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ نے خود ہندوستان کے اندر اختیار کر رکھا ہوا ہے. مجھے اس کی تو وضاحت دے دیجیے. چلیے اس کا جواب لیتے ہیں. لوگوں کو آپ پھانسیوں پہ چڑھاتے ہیں, پنجاب کے اندر آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ کشمیر کا حوالہ دے رہے ہیں یہاں پہ, پر میں آپ کے کنٹرول میں جو کشمیر ہے کچھ اس کی بھی باتیں کروں. پہلی بات, آپ ناردرن ایریا کو آپ نے الگ کیوں کر دیا کشمیر سے؟ دوسری بات, آپ نے ناردرن ایریاز میں کیا ہے گلگت بلتستان میں؟ کیا نہیں کیا شیعوں کے ساتھ وہاں پہ؟ کتنا قتل ہوا ہے وہاں پہ, کیا قتل عام وہاں پہ. آپ نے پوری ایک دکان چلا دی وہاں پہ, فورسبلی ضیاء صاحب کے زمانے میں لا کے اپنے وہاں پہ بسا دیے لوگوں کو. اس کے علاوہ آپ نے جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں, جسے ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے نام سے جانتے ہیں, وہاں پہ آپ کا ایک جوائنٹ سیکرٹری منسٹری آف کشمیر افیئرز کا پورے اس اسٹیٹ کو چلاتا ہے. آپ وہاں پہ الیکشن کرواتے ہو, پاور وہاں پہ الیکٹریٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے سدنوں کے ساتھ وہاں پہ کیا, کارپیٹ بامبنگ تک آپ کر چکے ہیں وہاں پہ. یہ کیوں بھول جا رہے ہیں آپ کو جو آج اتنا کشمیر کا درد ستا رہا ہے, اپنے گرباں میں جہاں کیے, آپ نے وہاں جو قتل عام کیا ہے اس کے بارے میں بھی تو کچھ جواب دیجئے. جو شیعوں کا حال بنا کے رکھا ہے آپ نے گلگت بلتستان کا, اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ وہ تو بات ہی نہیں, اس کی ذکر ہی نہیں کرتے آپ.
آپ نے جو ایک سپریم کورٹ بنایا جموں کشمیر، آپ کے جموں کشمیر آزاد کشمیر کا، اس کا ایک ججمنٹ تھا کہ ناردرن ایریا حصہ ہے جموں کشمیر کا. آپ نے اس کورٹ کو ہی ختم کر دیا، چیف جسٹس کو ہٹا کے جیل میں ڈال دیا. کیا آپ بات کرتے ہیں؟ کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ مسرت عالم کون ہے؟ حافظ سعید کا انٹرویو کیا ہے؟ حافظ سعید صاحب کہہ رہا ہے بندوق بھیجوں گا، میں جہاد کروں گا، پاکستانی آرمی جہاد کرے گی. یہ الفاظ ہیں حافظ سعید کے. آپ کم سے کم اس کو تو کنٹرول کریے. اور میں اینکر صاحب سے یہ گزارش کروں گا، جب آپ بھائی چارے کی بات کرتے ہیں تو بندوق بھیجنا کم سے کم بند کریے. حافظ سعید جیسے لوگوں سے یہ اعلان نہ کروائیے کہ وہ بھارت میں جہاد کرنے والا ہے پاکستانی آرمی کو لے کے. وہ ہدایت دے رہا ہے پاکستانی آرمی کو. یہ کیسا ملک ہے آپ کا؟ میر صاحب اوکے دیکھیں، یہ انہوں نے ایک تو ڈیبیٹ کی ہے یہ شیعہ اور سنی کی. ہندوستان یہ جو یمن میں ہو رہا ہے، پھر شیعوں کا جو حال بنا کے رکھا ہے اس پہ سوال پوچھ رہا ہوں. یہ ایک بڑی مڈل ایسٹرن کرائسس ہے. نا where it suits you it's good and where it doesn't suit you it's not good. Let's be honest about it. دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے نا، دیکھیں بات سنیں. آج پاکستان کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. سنیں جسے ہم بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حافظ سعید کہہ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے کہ جلال آباد کے اندر ہندوستان سب کچھ کروا رہا ہے. پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کوئی نہیں بول رہا، لیکن ساروں کے منہ دبے ہوئے. کیونکہ پاکستان ایک پیس اور ایک اچھے رستے پہ چلنے والا ہے. کیوں جی آپ بتائیں. یہ جنرل صاحب مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ ایک جنرل انڈین آرمی کا آ کر غلط حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. ہماری کہیں ہم نے اپنے ملک کے لوگوں پہ بمباری نہیں کی، ہم نے ٹیررسٹ جو دہشت گرد ہیں ان کے اوپر بمباری کرتے ہیں جن کی آپ پڑھائی کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے شیعہ سنی کا کہا ہے، یہ بھی آپ کو یہ اقراری ہے خدا کی طرف سے. ہمارے مسلمان اس کے بعد شیعہ سنی کے ہندوستان میں کیا کیا آپ نے؟ آپ ہی ہماری بات بلوچستان کی تو بات میں اپنے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ٹینک استعمال کر رہے ہیں، فائٹر. جنرل صاحب، جنرل کا مطلب ہوتا ہے ٹو لسن. جنرل صاحب کا میں کہہ رہا ہوں جنرل کا کام ہے. آپ سنیں تو صحیح، حوصلہ پیدا کریں. آپ مجھے بتائیں، کشمیر ہمارا شہر آ گئے اور یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. آپ کے فاؤنڈر لیڈر نہرو جی نے مانا ہوا ہے، شملہ ایگریمنٹ میں مانا ہوا ہے، لاہور ڈکلیریشن میں آپ نے مانا ہوا ہے. آپ نے پھر وہاں 6-7 لاکھ فوج کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ہم نے تو نہیں کشمیر میں رکھی ہوئی. اور پھر آپ اتنی بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جمہوریت ہے اور رائٹ آف اسپیچ. یہ کہہ رہے ہیں ایگریمنٹ غلط ہے. جنرل صاحب ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں ایگریمنٹ غلط ہے. شملہ ایگریمنٹ I will read it out to you. یہ last paragraph, including the question of repatriation of prisoners of war and civilian internees, a final settlement of Jammu and Kashmir and the resumption of diplomatic relations. Zulfikar Ali Bhutto and Indira Gandhi, Prime Minister of India. What else does it say? Have you read the 8 clauses before that? Repatriation was done. حکومت نے اس کو 4 اگست کو ریٹیفائی کیا ہے اور آپ نے مانا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب ہم لے لیتے ہیں. آپ نے جو شملہ سمجھوتے کی بات کہی ہے اس کا جواب ہم اسکند رنجن تیاجی سے لے لیتے ہیں. راج نائک جی صاحب نے جیسے پہلے جو بات کی اس کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم تھوڑا ہٹ کے تھوڑا سوچیں کہ اگر میں ہندوستان میں بیٹھا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو ایسٹ میں جتنے کنٹریز ہیں بڑی ترقی کر رہے ہیں، بہت زیادہ اکنامک پروگریس ہو رہی ہے. بنگلہ دیش میں بھی اتنی ترقی ہو رہی ہے، 7% ان کا ریٹ آف گروتھ ہے. اور اب میں اگر اپنے پشچم میں دیکھتا ہوں، پاکستان میں، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، پھر ہاؤتی، ایک الگاو وادی، ایک اس طرح کی راجنیتی کھیلی جا رہی ہے جس سے کہ لوگوں کو کتنے ریفیوجیز ہیں، انٹرنل ریفیوجیز کی، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ ہاؤتی ہے، یہ ایلوائٹ ہے. ایک اس طرح کی راجنیتی جو ہو رہی ہے، جو سیاست ہو رہی ہے، وہ ہمارے دیشوں کو بالکل گڈھے میں لے جائے گی. آپ کا جو بھی ISI وغیرہ کرتے ہیں وہ کوئی کشمیریوں کے لیے بھائی جو ہمارے ہیں ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. وہ کیول ہمارے دیش کو، ہمارے ملک کو، ہندوستان کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ 2010 کے بعد اتنی امن چین وہاں کشمیر میں ہے، ویلی میں بھی ہے. 68% ووٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ. اس کا آپ دھیان دیجئے، نومبر دسمبر میں جو الیکشن ہوا
68% جو باقی جو ملک میں ہمارے پردیش تھے ان سے زیادہ وہاں ووٹنگ ہوئی ہے. اور ایک اتنا جو آپ لوگوں کی توڑنے کی راجنیتی ہے, ہماری ایک جوڑنے کی راجنیتی ہے. جموں میں بی جے پی ہے اور پی ڈی پی ہماری ویلی میں ہے, دونوں مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ جموں کو ویلی سے جوڑیں, سب لوگ جڑ کے مل کے بھائی بہن کے ساتھ بن کے ساتھ رہیں اور وہ ہمارے کشمیری بھائی لوگ ترقی کریں, ان کو پیس ہو, ان کو پروگریس ہو, ان کو اسٹیبلٹی ہو. پر آپ کے جو آئی ایس آئی کے ایجنٹس ہیں اور جو آپ آئی ایس آئی کا نمک کھاتے ہیں وہاں پہ, یہ مسرت عالم اور یہ سب, ان کا یہ ہے کہ 2010 میں تو 100 جوان ہمارے وہاں پہ شہید ہوئے, مرے تھے, ان سے زیادہ مرے ہیں اس بار. تو آپ کا بالکل سوچ غلط ہے. آئی ایس آئی کا نمک کھاتے ہیں اور امریکی تھنک ٹینک کا بھی یہ خلاصہ ہے کہ آئی ایس آئی کا نمک کھاتے ہیں مسرت عالم اور یہ تمام آتنکی. میر صاحب ایک چھوٹے سے بریک کے لیے میں یہاں رک رہی ہوں. بریک کے بعد بھی سرحد آر پار میں ہماری یہ بڑی بحث جاری ہے. ہمارا یہ خاص پینل بھارت میں بھی اور لاہور پاکستان میں بھی جڑا ہوا ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے, دیکھتے رہیے انڈیا نیوز. سریو کے کنارے گپتار گھاٹ پر جہاں رام نے جل سمادھی لی تھی, سامنے ایک ایسے سنت کی سمادھی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا, لیکن یہ سنت ہندوستان کا سب سے بڑا رہسیہ ہے. آخر یہ کون ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ ارد ستیہ آج رات 9:30 بجے. ارد ستیہ. یہ جشن ومل کے 25 سالوں کے رشتوں کا, اور ابھی تو یہ صرف شروعات ہے. ومل پان مسالہ, دانے دانے میں کیسر کا دم. دلی میں کیا ہے؟ قطب مینار بنو. مطلب ارے قطب مینار بنو. سیدھا بالکل ادھر ہو. سر کیمرہ اوپر والا سب دیکھ رہا ہے شہر. CP+ HD سیکیورٹی کیمراز, اوپر والا سب دیکھ رہا ہے. روز صبح ریڈی ہو کر باہر نکلتے ہی دھوپ, پسینہ, دھول, دھواں, چپچپاہٹ. نتیجہ کہیں پہنچتے پہنچتے آپ کے چہرے کی فریشنس کھو جاتی ہے. کھوئی فریشنس لوٹائے نیو فیل ریفریشنگ فیشل اسپرے. نیو فیل کے 8-10 اسپرے پورے چہرے پر لگاؤ اور پاؤ کھلا کھلا فریش چہرہ. نیو فیل, بس فریش ہو جاؤ کہیں بھی کبھی بھی. مہمان بھی کلاکار دیوار پہ, اس لیے برجر ایزی کلین پینٹ وتھ کراس لنکنگ پالمرز. دیوار پہ نہ داغ نہ دھبا. پیراگون آفس چپل, ٹف اینڈ اسٹائلش. Just you, just me. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. Total title sponsor of Badminton World Federation major events. रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है. घर की दीवारों के लिए कोई भी कलर चुनिए, पर छत के लिए सिर्फ डॉक्टर फिक्सिट की वाटर प्रूफिंग, क्योंकि छत ही है घर की सबसे जरूरी दीवार. बॉडी बन गई झरना, पंखे तू कुछ तो करना. पंखे व्हाट इज दिस, ओ पंखे व्हाट इज दिस. हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस. अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग. सिम्फनी, सो कूल इज दिस. एडवांस्ड इंडिया की जिद है, जो चाहिए वो चाहिए. ऐसे में लगने वाले जिद्दी दागों के लिए माइक्रो बस्टर्स वाला नया निर्मा एडवांस. निर्मा एडवांस. असली इंडिया, असली मसाले सरसराश. MDH यही असली इंडिया. वी-जॉन शेविंग क्रीम में है टी ट्री ऑयल, जो कीटाणुओं का सामना करे, त्वचा को रखे सुरक्षित. वी-जॉन शेव, एकदम सेफ. World's largest selling shaving cream. Now let your walls wear your style. Dulux Velvet Touch, fashion trends for walls. Dulux, Dulux, Dulux. The business card. It tells a lot about you. And as you emerge from the shadows,
it begins to tell a story. Your story. Presenting the Skoda Zeal Edition. Skoda, simply clever. Asli India. Oh, Asli Masale Sarsash. MDH. यही असली इंडिया. रूपा फ्रंटलाइन हंक, वेस्ट, ब्रीफ, ड्रॉर. जमाने को दिखाना है. असली प्याज बुझती है असली ड्रिंक से. क्या आपके ड्रिंक में असली लेमन जूस है? नया 7 अप नींबूज मसाला सोडा. इसमें है रियल लेमन जूस, चटपटा मसाला और चुलबुला सोडा, यानी फुल चटपटा का. तो आतंक के आका हाफिज सईद ने भी ये कबूल किया कि हाँ, भारत में आतंक की फंडिंग पाकिस्तान करता है. इससे पहले अमेरिकी थिंक टैंक इंटरनेशनल बिजनेस पब्लिकेशंस की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ कश्मीरी अलगाववादियों से लेकर लश्कर और जैश, हिजबुल मुजाहिदीन तक के आतंकियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ही पालती पोसती आई है. आईएसआई का जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ विंग इनकी ट्रेनिंग और फंडिंग का इंतजाम करता है. भारतीय खुफिया एजेंसियों के भी मुताबिक कश्मीर में अलगाववादियों की दुकान पाकिस्तान के पैसों से चल रही है. और अब तो हाफिज सईद ने भी इस ताजा इंटरव्यू में इस नेक्सस की बात कही है. आर्मी, आईएसआई, सरकार और पूरी फंडिंग की बात. मीर साहब, इस पर मुझे आपका जवाब चाहिए कि इसीलिए क्या पेट में दर्द हो रहा है पाकिस्तान को, ज्यादा इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि फंडिंग जिसके लिए करते थे वो मोहरा जो है वो जेल के अंदर चला गया वापस. मैं आपने इसका जवाब मांगा, इसका जवाब मैं देता हूं, लेकिन ब्रिगेडियर फारूक हमीद इसका देंगे जवाब. सबसे पहले तो आपको बताऊं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली कहा है कि देयर इज नो गुड एंड देयर इज नो बैड टेररिस्ट. अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट. ये इनकी एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है एंड दैट इज द रीजन आज आप देख रहे हैं जर पे अज़ब है. उसको फॉलो अप करते हैं ब्रिगेडियर फारूक. देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि आप ऑब्सेस्ड है हाफिज सईद साहब से. हाफिज सईद साहब पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं कि वो हुकूमत पाकिस्तान को डिक्टेट करने की क्या करना है या पाकिस्तान मेजर जनरल ब्रजेश, वो शख्स 26/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देता है. वो शख्स खुल्ला इंटरव्यू में कहता है कि हम जिहाद करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, और ये कह रहे हैं कि हम ऑब्सेस्ड है उसके साथ. नहीं, मेरी बात देखिए ब्रिगेडियर साहब, बात सुन लीजिए, बात सुनने जरा हमारी, बात सुन ले. देखिए, कितना ज्यादा प्रूफ हाफिज सईद के खिलाफ मेरी बात सुने, पाकिस्तान को दिया गया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड को दिया गया है, रिटन वर्क्स हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं. किसी को डाउट नहीं है कि ये शख्स जो है आईएसआई का पाला हुआ है और आपने सपोर्ट किया है. मॉरल सपोर्ट एक चीज होती है, सपोर्ट मनी, मटीरियल अलग होती है. और आज के डेट में हाफिज सईद ने भी माना है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग काम करते हैं, पाकिस्तान के लोग न केवल मॉरल सपोर्ट देते हैं, पैसे से, आर्म से, एमुनिशन से, ट्रेनिंग से देते हैं. और आप ही लोगों के बारे में बताना चाहूंगा, आपके जो कंसल्टिंग एडिटर हैं न्यूज वीक के, क्या कहते हैं आपके बारे में? बात ये कि ये चीज हम बात सुनने साहब रही आप पहले कि पाकिस्तान का 60% जो हिस्सा है, अगर आप वहाँ आपकी हुकूमत आपने मुझे बीच में नहीं चलती है. मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको देखें और मेरा पॉइंट ठीक है. ब्रिगेडियर को सुन लेते हैं. चलिए ब्रिगेडियर, आपने क्वेश्चन किया है, लेट हिम आंसर. ठीक है, करें जवाब. प्रोग्राम जा रहा है जी, जा रहा है जी. आप ओके शीतल, गो अहेड. या जी ब्रिगेडियर. दो सवाल हैं जो कश्मीरी अवाम आपसे करना चाहते हैं. पहला सवाल यह है कि कब तक आप इंडियन स्टेट टेररिज्म के तहत कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों को टेरराइज करेंगे बाय द यूज ऑफ फोर्स, टॉर्चर एंड रेप. दूसरा सवाल जो कश्मीरी अवाम आपसे कर रहे हैं वो ये है कि कब तक आप कश्मीरी अवाम को उनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को डिनाई करते रहेंगे. मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया एक क्लियर थ्रेट है टू पीस इन साउथ एशिया. अच्छा, ठीक है. मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगी. ब्रिगेडियर साहब माफ कीजिए, आप बिल्कुल बेसिर पैर की बात कर रहे हैं. मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगी कि हाफिज सईद का बयान चलाएं एक बार फिर से, और इन्हें सुनाएं और इन्हें दिखाएं कि शांति के लिए या पीस के लिए थ्रेट या खतरा कौन है.
जनाब जिहाद इस्लामी हुकूमत का फ़र्ज़ है, ठीक, और जब मुल्क में एक निज़ाम होता है, जिस तरह पाकिस्तान में एक बाकायदा निज़ाम है, एक फ़ौज है, एक तरीक़ेकार है, और पाकिस्तान ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि कश्मीरियों का हक है कि वो उनको आज़ादी मिले, तो हम ये कहते हैं कि हमारी फ़ौज कश्मीरियों के हक में जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करके आगे बढ़ेगी वो जिहाद है, और हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान के निजाम के साथ कश्मीरियों की मदद करते हैं। हम इस बात को जिहाद कहते हैं। हम पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के निजाम के साथ कश्मीरियों की मदद करते हैं और ये हमारी जिहाद है। अब बताइए इस खित्ते में शांति को थ्रेट जो है वो हिंदुस्तान से है या पाकिस्तान से है, और ऐसे लोगों को है जिन्हें आपने पनाह दे रखी है? इसका बड़ा सिंपल जवाब है। देखें, हाफिज सईद, कईयों को अच्छा लगेगा, कईयों को बुरा लगेगा, ही इज अ पाकिस्तानी सिटीजन, वन, ही कुड बी एनीबॉडी। कि देखो, अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन कह रहा है कि मैं अपनी फौज की मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, हिंदुस्तान में भी कह सकता है। हिंदुस्तान में एक आदमी लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान की फौज को मदद करेंगे और करनी चाहिए, तो आप इसको इतना सेंटिमेंटली सुना बनाए। आपने खुद इस शो के वो उन्होंने कह दिया तो ये अब चाय नहीं पिएंगे। अच्छा और बुरा टेररिस्ट नहीं होता। आपके प्राइम मिनिस्टर ने पेशावर में हमले के बाद स्कूल में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बाद बयान दिया कि अच्छा और बुरा आतंकी या टेररिज्म नहीं होता है, तो फिर आप हाफिज सईद किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा हो सकता है, ये लॉजिक कैसे दे सकते हैं? आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्या आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं आस्किंग वन सिंपल क्वेश्चन, जो शख्स मेरा ख्याल है कि अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं एक दफा फिर आपको तारीख की तरफ लेकर जाऊंगा। अगर हमारे यहाँ एक हाफिज सईद साहब है, आपके यहाँ 12 उससे ज्यादा हाफिज सईद मौजूद हैं जो ये सारी बातें करते हैं। पहली बात, जो कुछ, मेरी बात सुन लें, जो कुछ हम कर रहे हैं, आपकी तो किताबें मौजूद हैं। आपने बांग्लादेश बनाते वक्त क्या नहीं किया, आपने मुक्ति बानी बनाई, किताबों की किताबें मौजूद हैं। रॉ ने क्या किया। दूसरी बात, आप कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, आप जरा जायजा तो लें कि हिंदुस्तान के अंदर हुआ क्या है। यानी अगर बापू गांधी जी कत्ल हुआ है तो किसी हाफिज सईद ने नहीं कत्ल किया, किसी आईएसआई ने नहीं कत्ल किया, इंदिरा गांधी कत्ल हुई है, राजीव गांधी कत्ल हुआ है, हमने नहीं भाई किया। आप जो कुछ है हमारे सर पर डाल रहे हैं। मुझे बताइए कि समझौता एक्सप्रेस किसने आग लगाई, मक्का मस्जिद किसने जलाई, आपके पास मालीगांव गांव के अंदर किसने धमाके किए, आपके यहाँ मेरी बात सुनो भाई, दिवालियों के ऊपर धमाके हुए, खुद आपकी पुलिस कह रही है कि ये तकरीबकार हैं जो खुद हिंदुस्तान सुन लीजिए, बड़े बड़े इंडियन डीपूस के साथ जो हैं वो बम गायब हो गए हैं। बड़े बड़े फास्ट फोर्स की जो पूरे के पूरे असले हैं वो गायब हो गए हैं और आपने एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो यार। हमारे यहाँ भी वो सारा कुछ है। हम आगे कैसे चल सकते हैं, हम मुस्तकबिल में डिस्प्यूट कैसे दूर कर सकते हैं, मेरी बात सुनिए। जब तक नहीं आएंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। हम आपसे एक तकाजा करना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से और कश्मीरियों से और बोलेंगे बंद कर दीजिए और फिर आगे की तरफ मैं ये तमाम जो आपके यहाँ एक्सपर्ट पैनल बैठे हुए हैं, ये मेरे ख्याल से आर्मी बैकग्राउंड के हैं, कुछ इंटेलिजेंस बैकग्राउंड के हैं। एक सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि हफीज सईद और आप लोग जो कश्मीर और कश्मीरियों की बात करते हैं, आप किसको कश्मीरी कंसिडर करते हैं? और ये बताओ कि आप जो वो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है जिसमें यार मीरपुर कोटली है, वहां कितने कश्मीरी हैं? ये आपका कुछ है आपके पास फिगर्स? वहां पर कश्मीरियों की तादाद बिल्कुल नेग्लिजिबल है। दूसरी बात, नॉर्दर्न एरियाज जो कि 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वहां उनको आप कश्मीरी कंसिडर करते हैं कि नहीं?